संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य प्रातः स्मरणीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया। मान्यवर साहब कांशीराम जी को नमन करते हुए आज इस अनुसूचित जाति जनजाति महापंचायत में इस मंच पर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय मास्टर प्रताप जी, सम्मानित मंच, दूर दराज क्षेत्र से जितने भी पधारे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, साइड में बैठी मेरी माता शक्ति, सभी को मेरी तरफ से जय भीम, जय भारत। साथियों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आप लोगों के बीच में बातें रखी और आप लोग भारी संख्या में चल करके यहाँ पहुंचे। एक समाज के नाम से मैं आपका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं। और आप लोग, मेरा संक्षेप में मेरी बात रखूंगा कि आप लोग सुबह से लेकर के शाम तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को याद भी करते हो और सारे दिन जय भीम भी बोलते हो। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कि मैं आपको बताऊं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब बच्चा था तो उनके पिताजी रामजी राव सकपाल जब उनको दाखिला देने के लिए स्कूल में गए तो साथियों उस समय बड़ी छूत और भेदभाव होता था। बाबा साहब के पिताजी के सामने शर्त रखी कि आपके बेटे का दाखिला तो हो जाएगा, लेकिन हमारी 3-4 शर्तें हैं। एक तो आपका बेटा बैठने के लिए दरी अपने घर से लाएगा और पानी यहां से कोई नहीं पिलाएगा, इसको पानी की व्यवस्था भी अपने खुद करके लाएगा। तीसरी, जितने भी जूते चंपल निकलते हैं बच्चों के, वहां इसको बैठना पड़ेगा। चौथा, हम इसको छुएंगे नहीं क्योंकि ये नीच है, डंडे से इनको संपर्क करेंगे। तो सारी शर्तों को मंजूर करके जब बाबा साहब को वहां दाखिला दिया गया और जब क्लास में रिजल्ट आता था तो बाबा साहब टॉप आते थे, तो बाबा साहब ने जाकर के अपने पिताजी से कहते थे, पिताजी जब क्लास में रिजल्ट आता है तो मैं टॉप आता हूं, तो ये मेरे साथ में ऐसा भेदभाव क्यों होता है? तो बाबा साहब के पिताजी कहते थे कि ये भगवान की देन है। अब बाबा साहब को पता नहीं था। एक बार एक मास्टर ने सवाल पूछा कि बताओ बच्चों, ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते? तो किसी ने कहा आसमान, जिसको हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। किसी ने कहा चंद्रमा, जिसको हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। किसी ने कहा सूर्य, जिसको हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से पूछा गया कि बताओ डॉक्टर अम्बेडकर, ये ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम देख सकते हैं छू नहीं सकते? तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि वो कोने में पड़ा मटका जिसको मैं देख सकता हूं लेकिन छू नहीं सकता। ऐसी व्यवस्था के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पढ़े और इस देश के अंदर 36 डिग्रियां हासिल की और भारत के नहीं बल्कि विश्व के पहले विद्वान बने। उस कौम से आप आते हो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब लड़ाई लड़ते लड़ते 36 डिग्री हासिल करने के बाद में 7 सितंबर 1931 को जब सेकंड गोलगंज कॉन्फ्रेंस हो रही थी लंदन में, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को वहां जाना था। लेकिन उस बीच में बाबा साहब इस देश का दलित जो समाज है उसका नेतृत्व इस देश का महात्मा गांधी करेगा। ये सारी की सारी बातें अंग्रेजों के सामने रखी गई। उस जदोजहद में बाबा साहब ने कहा कि इस देश के दलितों का नेता मैं हूं, न कि महात्मा गांधी। लेकिन साथियों, उस जदोजहद में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बेटे राजरतन जो बीमार पड़ गया। अब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिस राजरतन की बात करता हूं, वो राजरतन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहता था कि मेरे मरने के बाद में मेरा यह बेटा राजरतन, मेरा यह शेर इस मेरे कारवां को आगे तक बढ़ाएगा। और वो बीमारी के अभाव से अब स्टेज पर पड़ गया और उसकी पत्नी रमाबाई अम्बेडकर ने बाबा साहब को चिट्ठी लिखी कि जहां भी हो
तुरंत आ जाओ, क्योंकि तेरा बेटा, तेरा शेर दवाई के अभाव बीमार है, दवाई के और पैसे के अभाव से मरने की स्टेज पर है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नहीं आए। क्यों नहीं आए? कि अंग्रेजों से सेटलमेंट करना था कि इस सेकंड कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस में इस देश के दलित समाज के लोगों को मैं अधिकार लेकर के दूं। लेकिन साथियों, दूसरी चिट्ठी मिली, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चल करके आए। जब चल करके आए तो उससे पहले राजरत्न दुनिया छोड़ चुका था। तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आए और आकर के कहा कि रमाबाई, मैं वापिस जा रहा हूँ सेकंड कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस में, इसका दाह संस्कार आपको ही करना है। लेकिन साथियों, वहां के गांव के लोगों ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, आप कैसे बाप हो? आपका नाम ले लेकर के चिल्लाता रहा और आप नहीं आए, और आए मरने के बाद में आए, और फिर भी आप ये कह रहे हो कि मैं जा रहा हूं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि सेकंड कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस लंदन में जाना मुझे बहुत जरूरी है। अगर वहां मैं नहीं गया तो ये दवाई के अभाव में, पैसे के अभाव में कोई मेरा एक बेटा राजरत्न नहीं है, इस देश के अंदर लाखों करोड़ों की तादाद में मेरे राजरत्न है, वो कहीं आगे न मर जाए। तो साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपके लिए लड़ाई लड़ी। उसके बाद में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मैं संक्षेप में मेरी बात रखूंगा क्योंकि समय कम है। उसके बाद में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे बीच से चले गए 6 दिसंबर 1956 को। उसके बाद में इस समाज की सूद लेने वाला शायद इस देश के अंदर कोई नहीं था। इस समाज की सूद किसने ली? 15 मार्च 1934 को जन्मे पंजाब की धरती पर बिशन कौर की कोख से मान्यवर साहब कांशीराम जी ने इस समाज की सूद ली। साथी, मान्यवर साहब कांशीराम जी ने डीआरडीओ कंपनी में लात मार करके नौकरी को छोड़ करके इस समाज की बात करने की सोची, और बाबा साहब की बनाई हुई पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, उसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बनाई हुई पार्टी में मान्यवर साहब कांशीराम जी ने काम करना शुरू किया। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बनाई हुई पार्टी में मान्यवर साहब कांशीराम जी जाते थे तो पीछे पीछे बैठते थे। तो वहां के नेता, उसमें बड़े बड़े नेता होते थे, डी.के. खापर्डे होता था, वो जब अपना भाषण देता था तो भाषण में कहता था कि हे मेरे बहुजन समाज के लोगों, जाओ और अपनी दीवारों पर लिख दो कि हम इस देश की शासनकर्ता जमात बनेंगे। मान्यवर साहब कांशीराम जी कहते थे, मेरे सारे के सारे रोंगटे खड़े हो जाते थे कि मेरा समाज एक दिन शिक्षित बन करके इस देश का हुक्मरान बनेगा। ये मान्यवर साहब कांशीराम जी ने सोचा। लेकिन साथियों, बाबा साहब ने तो कहा कि जाओ अपनी दीवारों पर लिख दो हम इस देश की शासनकर्ता जमात बनेंगे। लेकिन इसी देश के धन्ना सेठों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के स्लोगन का जवाब दिया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिस समाज की बात करता है, पहले बात तो उस समाज में पक्की दीवार नहीं है, लिखेंगे कहाँ? दूसरी बात, अगर पक्की दीवार है तो कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं जो लिख सके। लेकिन साथियों, उनको जवाब दिया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कि इस देश में मैं शिक्षा का अधिकार लेकर के दूंगा और मेरा समाज पढ़ लिख करके पक्की दीवार बना करके जरूर लिखेगा कि हम इस देश की शासनकर्ता जमात बनेंगे। लेकिन साथियों, दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे समाज के लोग पढ़े लिखे लेकिन पक्के मकान भी बनाए, और आगे क्या लिखा? लिखना तो ये था कि जाओ हम इस देश की शासनकर्ता जमात बनेंगे, और लिख दिया धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अब बताओ, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा कहाँ है? जेल में। बाबा साहब की एक ही बात नहीं मानी। लेकिन साथियों, उसके बाद में मान्यवर साहब कांशीराम जी उस बाबा साहब की पार्टी और कांग्रेस के बीच में एक समझौता हो रहा था। उस समय लोकसभा की 521 सीटें हुआ करती थी। 1989 की बात बता रहा हूं मैं। उस समय 521 सीटें लोकसभा की होती थी, और मान्यवर साहब कांशीराम जी बड़े खुश हुए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पार्टी और एक तरफ गांधीवादी विचारधारा की पार्टी, इसमें बाबा साहब को कितनी सीटें मिलेंगी, चलो हम देखते हैं। तो साथियों, खापर्डे जी ने यह ऐलान कर दिया कि कल पुन्ना की गायकवाड़ धर्मशाला के अंदर और इसे पैक्ट होना है। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पार्टी को लेकर के पूरी रात मान्यवर साहब कांशीराम जी चिंतित रहे। सुबह उठ करके नहा धो करके खुश होकर के गए कि देखो मेरे समाज के पाड़े में मेरे बाबा साहब की पार्टी में कितनी सीटें आते हैं। लेकिन साथियों, जब वहां गए तो 521 सीटों में मात्र एक सीट बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के हिस्से में आई, बाकी गांधीवादी विचारधारा के हिस्से में गई। तब बाबा साहब दुखी हुए।
और खून के आंसू रोए, और बाबा साहब को रात को नींद नहीं आई, और वो ट्रेन में बैठ करके गए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर महाराष्ट्र की मोक्ष भूमि में, और जाकर के बाबा साहब की स्टेचू के सामने जाकर के झुक करके कसम खाई कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, ये कांशीराम करेगा पूरा। उसके बाद में माननीय साहब कांशीराम जी ने DRDO बनाई, माननीय DS4 बनाई, बामसेफ बनाई, और बामसेफ DS4 के बाद में 14 अप्रैल 1983 को बहुजन समाज पार्टी का गठन किया, और गठन करके साथियों माननीय दलित की बेटी को 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, और आप लोगों को संदेश दिया कि आप लोग भी इकट्ठे होकर के इस वोट की ताकत को पहचानो। इतना सा कहते हुए मैं रजा चाहता हूं। जय भीम, जय भारत।